नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, इस समय क्रम चल रहा है आलखंड की कहानियों का। आपको हमने पिछली बार सुनाया था आला का विवाह, और इस बार हम आपको सुनाने जा रहे हैं मलखान का विवाह। किस प्रकार से मलखान का विवाह हुआ, उसके मुख्य घटनाक्रम हम आपको बतलाएंगे। कैसे उदल उस संबंध को लेकर के आता है मलखान के लिए, ये हम आपको बतलाएंगे। तो बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि जो कोट कसौंदी था, वहाँ के महाराज थे। महाराज की पुत्री थी, उन्हें राजा को विसैनी राय कहा जाता था। वैसे उनका नाम गजराजा था या गजराज भी कहते हैं। तो महाराज गजराज की पुत्री थी गजमोतिन। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ खेल रही होती है और सभी सखियां युवावस्था को प्राप्त थीं। तो उनमें से कुछ के जो है विवाह हो चुके थे, कुछ के नहीं हुए थे। तो सखियां आपस में ही हंसी मजाक करने लगीं और कहने लगीं कि जो आनंद ससुराल में है वो पिता के घर में कभी नहीं हो सकता है। और स्त्रियों का हास परिहास था। तो इस प्रकार की बातें सुन करके गजमोतिन को भी अपने मन में एक इच्छा जागृत होती है कि अगर मेरा भी विवाह हो गया होता तो मैं भी इन सुखों का भोग करती। और वह उदास मन से अपने राजमहल में चली जाती है और रात्रि में विश्राम करने के बाद सुबह अपनी माता से कहती है, माता, आज मैंने बड़ा खतरनाक स्वप्न देखा है। कोई राजा आया है और चढ़ करके दाऊ को बांध करके मेरी भावनाएं पड़वा ली हैं। तब रानी उसकी बात सुन करके उसे मन में शांति दिलवाती है और उसकी जो है संबोधन दे करके राजा से कहती है, महाराज, अब अपनी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में बच्चों का विवाह समय से ही करना चाहिए। तब महाराज गजराज राजसभा में जाते हैं, अपने छोटे बेटे सूरज को बुलाते हैं, साथ में जो नेंगी थे नाऊ और पंडित उनको भी बुलाते हैं और 7 लाख का टीका दे करके भेजते हैं और अपने टीका की शर्तें लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी जगह पे युद्ध होगा, हमारे पास कौन कौन सी विशेषता है, ये सारी चीज़ें वो अपने टीका वाले पत्र में लिख देते हैं। बताते हैं कि हमारे पानागनियाँ हैं, बूंदा बब्बर का पहरा है, अगर आप बूंदा बब्बर से विजयी हो जाते हैं, सूरज बेटा को जीत लेते हैं, बानागनिया की मार से बच जाते हैं, श्यामा भक्तन से अगर आप पार पा लेते हैं, तब आपके पुत्र का विवाह होना तय है। और जो 7 लाख असरफियाँ थीं वो अपने टीका में साथ में रखते हैं और जो टीका का सामान था वो भी रखते हैं। राजाओं की यहाँ की बात है तो लेन देन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूर्ण सामान के साथ में भेजा। पहले राजा जो छोटे मोटे थे सबके यहाँ सूरज सिंह गए और जब कहीं बात नहीं बनी तब वो जाकर के राजा पृथ्वीराज के दरबार में पहुँचे। भारी राजा था पृथ्वीराज, 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान और एक से एक बड़े बड़े सूर सरदार उनके उस राज दरबार में शोभा पा रहे थे।
साधारण व्यक्ति का तो जाने में ही मन दहल जाए। सूरज सिंह वहां पहुंचते हैं, राजा को यथोचित सम्मान देते हैं और अपने पिता का वह पत्र उनको समर्पित करते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान उस पत्र को पढ़ते ही तुरंत वापस कर देते हैं कि भाई हम बैठे बैठाए झगड़ा मूल नहीं ले सकते हैं, हम आपके यहाँ जो है विवाह नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तब सूरज वहाँ से उदास होकर के राजा जयचंद के दरबार में पहुँचते हैं कन्नौज नगरी में। वहाँ पर भी वो अपना पत्र देते हैं, लेकिन महाराज जयचंद उसको जो है वापस कर देते हैं। कहते हैं कोट कसौनी हम जय बेना, कोट कसौनी बुरी बलाय, बब्बर बूंदा की मारन माँ, सब दल किड़ी बिड़ी हो जाए, ऐसी बातें करके राजा अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और सूरज का यथोचित सम्मान करके उन्हें वहाँ से विदा कर देते हैं। तब सूरज सोचते हैं कि मैं ऐसे किस किस नगर में घूमूंगा, तो क्यों ना मैं जा कर के पहले माहिल से मिलूं, क्योंकि माहिल को संसार जानता है और संसार को माहिल जानते हैं। यही सोच करके वो कन्नौज से सीधे उरई की रास्ता पकड़ते हैं और उरई के जंगलों के समीप ही उदल शिकार के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पर जब उदल को शिकार करते देखता है सूरज, तो दोनों में एक दूसरे से नमस्कार का आदान प्रदान होता है। राम जोहार के बाद में उदल कहते हैं भाई तुम कौन हो, कहाँ के हो, किस देश को जा रहे हो। तब सूरज सिंह बात बनाते हैं, क्योंकि तब तक वो परिचित हो चुके थे कि यही उदल है। तो वो कहते हैं भैया हम गंगा स्नान के लिए गए थे, अब हम लौट करके अपने नगर को जा रहे हैं, हम कोट कसौनी के हैं। तो उदल कहता है झूठी बात है, तुम ना बोलो, क्षत्रियों का धर्म नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलते हैं। तुम गंगा स्नान करके नहीं लौट रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ में जो सामग्री है उसको देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम किसी का टीका लेकर के आए हो। तो सूरज से बात बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई हम किसी का टीका क्यों लाएंगे। तब उदल कहता है कि तुम सीधी तरह से मुझको बतला दो। तब सूरज कहते हैं भाई मैं अपनी बहन का टीका लेकर के राजा पृथ्वीराज के दरबार में भी हो आया और जयचंद के भी दरबार में हो आया, और जब यहाँ हमारा काम नहीं सिद्ध हुआ तब हम राजा माहिल के दरबार में जा रहे थे। माहिल को हम अपना सारा हाल बताते, हो सकता है माहिल की नज़र में कोई अच्छा लड़का हो, वो हमारी सहायता कर दें। तब उदल हंसता है, कहता है जिस कारण से आप फिर रहे हैं आपका वह काम भगवान ने पूरा कर दिया, अब आपको कहीं घूमने की चिंता ना करें, ना आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। हम आपको एक बहुत अच्छा सुंदर नौजवान बताते हैं, हमारे मलखान भैया हैं, हमसे बड़े हैं, चलिए आप उनको अपने राजा का टीका दे दीजिए और हम आपकी सारी शर्तें पूरी करेंगे। तो सूरज वहाँ पर कहता है कि भैया जाति बना फर की ओछी है, हम वहाँ पर अपनी सुता का विवाह नहीं कर सकते हैं। तो उदल कहता है नाही नूही जो तुम कर हो तो मुख फांस दें तलवार, सीधी तरह से जो तुम चले हो तो तुमको ले चलूँ, और अगर तुम जो है ज़बरदस्ती से जाओगे तो मैं तुमको ज़बरदस्ती से भी ले जाऊंगा। अब सूरज तुम्हारे पास बचने का कोई मार्ग नहीं है। और उदल की ऐसी बातें सुनकर जो नाऊ और पंडित थे, साथ में अन्य नेगी थे, सब भयभीत हो जाते हैं। वो सूरज को इशारा करते हैं कि यहाँ हम परदेश में हैं,
यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़ा मोल लेना उचित नहीं है। तो सूरज उनकी बात मान करके उदल के साथ में आते हैं। राजा परमाल को जैसे ही वो पत्र देते हैं तो राजा परमाल की पीढ़ियाँ कब जाती हैं और वो कहते हैं, उदल तुमको शर्म नहीं आती है, तुम रोज नए झगड़े खड़े करते हो। राजा गजराज सिंह कोई साधारण राजा हैं, मैं जानता हूँ राजा गजराज सिंह को। करनी गाज हैं गजराजा की, जिनकी मार सही ना जाए, बान अगरिया जिनके घर माँ ढूंढे गैल मिलन की नाय। तो जब जो है इस तरीके से बहुत कुछ समझाते हैं राजा परमाल, और उदल नहीं मानता है। उदल कहता है, मैं तो यहाँ पर विवाह करके ही मानूंगा, अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही कूट कसौनी पर चढ़ जाऊंगा। इतनी बातें सुन करके राजा परमाल चुप्पी साध जाते हैं, और जैसा हर बार होता रहा अंतुगत्वा वो टीका स्वीकार कर लिया जाता है। सूरज सिंह से सारी नैंगचार की रस्में वहाँ महोबे में करवाई जाती हैं, जो कि लड़का पक्का करने के लिए जो कोई आता है वो सारी रस्में की गई। और सूरज सिंह तीसरे दिन वहाँ से विदा करा के चल दिए, और उन्होंने कहा पूरी तैयारी के साथ आना, साधारण में हमारी बहन का विवाह नहीं होगा। अब उदल कहता है, काय मसाला तुम्हारे घर माँ, और जो रोक है उदल की तलवार। तो इस तरीके से उनका जाते जाते समय तक भी विवाद बना रहता है। इतना कहकर सूरज सिंह चले जाते हैं, और यहाँ पर युद्ध की सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाती हैं। और जब तैयारियाँ पूर्ण होती हैं तो महलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो इस तरीके से मलखान का टीका उदल के द्वारा लिया जाता है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं आप सभी लोगों को इसके आगे की कहानी अगले अंकों में सुनाऊंगा। मित्रों, अगर आप लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा मुझको सूचित करें। आप जितने अधिक कमेंट करते हैं उतना मन प्रोत्साहित होता है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा अपने हाथों को भी कष्ट दें और मुझे कमेंट के द्वारा सूचित करें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और यदि हो सके तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।